A very good morning, students. My name is Yasmin Gill, and today we'll be covering the discussion of the Hindu and Indian Express. Our key topics for today are Shanti Act, which is pertaining to nuclear energy. We'll talk about brain death. This has been in news, covered both in Indian Express as well as in Hindu. Tackling takedowns, how government has been pursuing internet takedowns with respect to digital social media companies. Dual use satellites, how are they harmful? Childhood diabetes, government ने इसके regarding नई regulations निकाली हैं. So we need to understand the type of diabetes and how does diabetes occur. Then we will talk about insurance में 100% FDI rules have been notified. We'll talk about a very interesting concept which is known as ecocide. ये भी आपका न्यूज़पेपर में था. Finally, there is a topic pertaining to geography, Atlantic Meridional Overturning Circulation, also known as AMOC. After covering all this, we'll cover map or places in news. तो start करते हैं. This has been in news. US nuclear mission, Shanti law in US nuclear mission on its way to tap new tie-ups. सो इसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री समझते हैं सो डैट हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट हो जिसमें हम बात कर सके कि व्हाई दिस हैज बीन इन न्यूज़ नाउ. अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में वी हैव हैड 2 वर्ल्ड वॉर्स, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हिस्ट्री में. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1945 में खत्म हुआ. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ने बैठ के ये सोचा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए. टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर we came up with a body which is known as United Nations. United Nations का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए दुनिया में. तो थर्ड वर्ल्ड वॉर एज सच फिजिकली तो नहीं हुआ अमेरिका और बाकी कंट्रीज के बीच में, बट अगर आप देखोगे इन 2 वर्ल्ड वॉर्स के खत्म होने के बाद देयर वाज अनदर थिंग व्हिच स्टार्टेड बिटवीन द 2 मेजर पोल्स ऑफ दैट टाइम. 2 मेजर पोल्स या 2 मेजर कंट्रीज उस टाइम की कौन सी थी? यूएस एंड यूएसएसआर, जिसका एक पार्ट आज का रशिया है. ठीक है, यूएसएसआर में और भी बहुत सारी कंट्रीज थी. तो एक साइड पे था यूएसएसआर, एक साइड पे था यूएस. तो इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड स्टॉक पाइलिंग न्यूक्लियर वेपन्स. इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली मिलिटरली स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉक पाइल करना स्टार्ट कर दिया. साथ ही साथ हम आगे चल के देखेंगे दे ऑल्सो स्टार्टेड स्पेस वॉर. ठीक है कि अच्छा अब हम पहले स्पेस पे मिशन लॉन्च करेंगे, यूएसएसआर ने बोला अब हम पहले लॉन्च करेंगे. सो सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रहा था, बट न्यूक्लियर वेपन्स की पाइल अप हो रही थी. एट द सेम टाइम स्पेस वॉर भी स्टार्ट हो रहा था. इसी चीज पे रोक लगाने के लिए 1968 में एक नई ट्रीटी आई विच इज नोन एज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो मेन एम था वो ये था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को फर्दर नहीं होने देना. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जितनी भी कंट्रीज है उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. देयर वर 5 कंट्रीज विच वर नोन एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नोन एज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. ये कौन सी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है? वी हैव यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, ठीक है, एंड रशिया. तो ये सब आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है. एंड डेडलाइन रखी गई कि 1967 से पहले जिन जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है उनको तो न्यूक्लियर वेपन रखना अलाउड है, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वर नॉट गिवन परमिशन टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स. इंडिया हैज नॉट साइंड एनपीटी. व्हाई? बिकॉज वी फाइंड एनपीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटरी. हमें लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉज करता है बेस्ड ऑन अ रैंडम डेडलाइन 1967 की. अब ये एक कंटेक्स्ट है कि 1968 में एनपीटी साइन हुई. नॉट जस्ट इंडिया, इवन पाकिस्तान, इवन इजराइल, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स बट वी हैवंट साइंड एनपीटी. टू स्ट्रेंथन आवर ओन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हम टाइम टू टाइम न्यूक्लियर टेस्ट्स करते गए, जिसमें 2 टेस्ट्स प्रोमिनेंट है. ये राजस्थान के एक सिटी में हुए हैं विच इज नोन एज पोखरण. मे बी यू नो, इसके ऊपर एक बार मूवी भी बनी हुई है. सो जो पोखरण 2 था, ठीक है, दिस न्यूक्लियर टेस्ट टुक प्लेस इन 1998. एनपीटी के साइन होने के रफली 30 साल बाद पोखरण में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ. अगेन इंडिया पे दुनिया भर की लाइमलाइट आ गई है ना कि अब व्हाट इज इंडिया अप टू नेक्स्ट. सो इस टाइम तक भी
only those countries were able to trade pertaining to nuclear materials, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम हो गया या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, इनके रिगार्डिंग सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को ट्रेड करना अलाउड था हु वर सिग्नेटरीज टू एनपीटी, जिन्होंने एनपीटी पे साइन किया था, ओनली दे कुड ट्रेड. बट 2008 में विद आवर एफर्ट्स ऑफ आवर डिप्लोमैट्स, इस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह एंड यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश. So they both signed a historic agreement which is known as India-US Civil Nuclear Deal. बहुत important deal रही है. According to this deal, जो कि 2008 में साइन हुई, India was given a leeway. हमें एक permission दी गई that even though we are not a signatory to NPA, even then हम ट्रेड कर सकते हैं किसमें, यूरेनियम में. हम ट्रेड कर, हमें जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज है वो इंडिया में आके अपने रिएक्टर सेटअप कर सकती है, न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर सकती है. So we were given a sort of leeway as per this 2008 India-US Civil Nuclear Deal. ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन अब तक अगर आप देखोगे, इंडिया में जो न्यूक्लियर ऑपरेटर है, हु इज द न्यूक्लियर ऑपरेटर? NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इसका काम है इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करना. बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, हम बात कर रहे हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस को कम करना है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर टारगेट्स, जो हमने खुद से वॉलंटरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी बोला हुआ है, दैट वी हैव टू कट डाउन ऑन आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. फॉर एग्जांपल प्राइमरली कोल, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है. इस सारे कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ईयर यानी कि 2025 में वी पास्ड द शांति एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच प्राइवेट ऑपरेटर्स आर नाउ गिवन द परमिशन to carry on operations as well as fuel management. इनको ऑपरेशन पार्ट में भी और फ्यूल मैनेजमेंट में भी अलाउ कर दिया गया है, किसको? प्राइवेट ऑपरेटर्स को. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्टर्स. दुनिया भर में ना डिफरेंट कंट्रीज में, डिपेंडिंग अपॉन कि उतनी उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर्स आर यूज्ड. प्राइमरली जो दुनिया में रिएक्टर्स यूज होते थे, दैट इज लाइट वाटर रिएक्टर्स. हमने कुछ वीडियोस पहले भी इस बारे में बात की थी, दैट हमने बात की थी हैवी वाटर की. ठीक है, जैसे लाइट वाटर है, इसी तरह से वी हैव प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑप्ट फॉर लाइट वाटर रिएक्टर. जब हम बोलते हैं लाइट वाटर, ये जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसी को हम लाइट वाटर बोलते हैं. वेयर इज दिस यूज्ड? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट यूज होता है, कूलिंग करने के लिए, प्लस एज अ मॉडरेटर यूज होता है. व्हाट इज मॉडरेटर? अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड को कम करना है, वी यूज अ मॉडरेटर. मॉडरेटर से क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन में हम सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स. उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए हम मॉडरेटर को यूज करते हैं. दुनिया भर में प्राइमरली लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज होते हैं, बट इंडिया में वी हैव प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स. Now India is shifting towards light water reactors as well as small modular reactors. अब नाम से देखो, मॉड्यूलर है ना. You must have heard about modular kitchen, modular homes. ये modular kitchen, modular homes क्या है? You just have to assemble it at a place. ठीक है, उसके components फैक्ट्री में mass produce होते हैं and you just have to arrange them in a particular way. उसी तरह से ये जो small modular reactors हैं, ये भी factory built reactors हैं. At the same time mass produce होते हैं and they just have to be assembled. तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ठीक रहती है. ठीक है, तो बट अगर आप इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे, वो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से कम है. एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर की होगी 1000 मेगावाट, वाइल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की होगी 300 मेगावाट. ठीक है, सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड लाइट वाटर रिएक्टर. वाई? क्योंकि देखो, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इनकी स्केलेबिलिटी बहुत इजी है बिकॉज दे आर मास प्रोड्यूस्ड. लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, इनमें स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इफ अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इसके रिगार्डिंग इंडिया में क्या लॉ है. टिल नाउ एज पर एन एक्ट इन 2010, कौन सा एक्ट? सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. अब आप वर्ड देखो, सिविल लायबिलिटी.
हम ना जब भी लाइबिलिटी की बात करते हैं या तो सिविल लाइबिलिटी होगी कि अच्छा मेरा नुकसान हो गया, नाउ यू पे मी सम मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, आप मुझे कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे दो, ठीक है, तो सिविल लाइबिलिटी है। तो ये किसके लिए कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो यू हैव टू पे टू विक्टिम्स। किस कॉन्टेक्स्ट में? लेट अस से कि आई एम द ऑपरेटर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैंने कहीं बाहर से किसी XYZ कंपनी, प्राइवेट कंपनी से जो कि सप्लायर थी, उससे न्यूक्लियर इक्विपमेंट खरीदा। अब उस न्यूक्लियर इक्विपमेंट में डिजाइन के कारण उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉल्ट आ गया विच लेड टू लीकेज, और लीकेज के कारण कुछ लोगों की डेथ हो गई। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो अब तक ये जो ऑपरेटर है इसके पास क्या होता था? राइट ऑफ रिकोर्स। रिकोर्स है ना, राइट ऑफ रिकोर्स क्या है कि आप सप्लायर से कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑपरेटर है, he or she will go to that company, will go to supplier and say कि आपके डिजाइन में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लीक हो गया, ड्यू टू विच हमारी कंट्री में XYZ नंबर ऑफ पीपल की डेथ हो गई, नाउ वी वांट कॉम्पेंसेशन, वी वांट सिविल लाइबिलिटी। तो अब तक ये राइट टू रिकोर्स ऑपरेटर्स के पास अवेलेबल था एज पर 2010 एक्ट। सिमिलरली इसी एक्ट में एक और सेक्शन था, सेक्शन 46, जिसके तहत कुछ रेमेडीज आप क्रिमिनल लॉ के तहत भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है। एज ऑफ टुडे अगर आप इंडिया की एनर्जी मिक्स देखेंगे, हमारी जनरेशन मैक्सिमम कहां से होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी हैज अ वेरी लेस कंपोनेंट, इट इज ओनली 3%। तो अब अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ टाई अप करना चाहते थे तो ये इशू बहुत ज्यादा बीच में आ रहा था कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स थे, फॉर एग्जांपल जो यूएस की कंपनीज थी, है ना, या अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल वेस्टिंगटन हाउस एक्सेट्रा, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की सोचते थे तो ये जो लायबिलिटी वाला क्लॉज है इसके कारण प्रॉब्लम आ जाती थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट केम अप विद शांति एक्ट, अंडर विच पहले तो हमने ये जो राइट ऑफ रिकोर्स है जो किसके पास अवेलेबल था? ऑपरेटर के पास, कि वो सप्लायर को सू कर सकता है, दैट हैज बीन रिमूव्ड। सिमिलरली जो क्रिमिनल लायबिलिटी परस्यू करने वाला सेक्शन था वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ना इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दो मेन एक्सीडेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक हुआ था आज के यूक्रेन में, या उस टाइम पे USSR होता था, जिसको हम बोलते हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ये वाला न्यूक्लियर एक्सीडेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में डिजाइन फ्लॉज के कारण हुआ था। सिमिलरली जापान में हुआ था फुकुशिमा, दिस वॉज ट्रिगर्ड बाय सुनामी। आपको पता होगा जापान जो है इट इज एन आइलैंड कंट्री वेरी प्रोन टू सुनामीज, सो ये सुनामीज के कारण ट्रिगर हुआ था, प्लस रिएक्टर में भी कुछ डेफिशिएंसीज थी। तो अगर आप देखोगे वी डू नीड कि हमारा जो सप्लायर है न्यूक्लियर इक्विपमेंट का वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि कल को अगर मेरे प्रोडक्ट के कारण कोई डैमेज आता है तो आई शुड बी एबल टू पे कॉम्पेंसेशन, बट ये तो अभी रिमूव कर दिया। एट द सेम टाइम और क्या इशू है शांति एक्ट में? जो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट है दैट इज बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, तो इसकी जो मेंबर्स की सिलेक्शन है उसमें भी थोड़ा बहुत बायस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इशू क्या है? अब तक इंडिया का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी का प्रोग्राम था दैट टॉक्ड अबाउट एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कि कुछ भी हो जाए, किसी की भी गलती हो, अगर लीकेज के कारण दिक्कत आ रही है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। नाउ व्हाट वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स सिर्फ वही एक्सीडेंट्स कवर होंगे जो कि ग्रेव नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है। जो ग्रेव नेचुरल डिजास्टर्स के कारण एक्सीडेंट्स में, फॉर एग्जांपल जापान में सुनामी एक ग्रेव नेचुरल डिजास्टर था जिसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हुई। तो ओनली अगर ग्रेव नेचुरल डिजास्टर्स के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, ओनली देन लायबिलिटी रहेगी, अदरवाइज देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये सब हमने क्यों किया? व्हाई आर वी रिमूविंग राइट टू रिकोर्स, व्हाई आर वी रिमूविंग दिस क्रिमिनल लायबिलिटी वाला प्रोविजन, एंड व्हाई हैव वी मूव टुवर्ड्स कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेव नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड हो? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट प्राइवेट पीपल टू इन्वेस्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ टारगेट कि 2047 तक हमें हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक लेके जाना है, ठीक है। बट अगर हम देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है, वी आर टॉकिंग कि हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लेके आने हैं। बट ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, चाहे ये फैक्ट्री प्रोड्यूस होते हैं, मास प्रोड्यूस होते हैं, बट पर यूनिट इनका कैपिटल कॉस्ट अभी भी हाई है, प्लस ये नए हैं एंड दे आर रिलेटिवली अनटेस्टेड एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर इशू को लेके। अगर यू गेट ए क्वेश्चन कि शांति एक्ट में क्या
इश्यूज हैं, सो आई होप यू विल बी एबल टू टैकल इट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रेन डेथ हैज बीन न्यूज। अब ब्रेन डेथ क्यों न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक फिजिशियन, एक डॉक्टर पहुंचे विद अ प्ली कि केरला में देयर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स, देयर आर सर्टेन डॉक्टर्स जो कि पेशेंट्स को ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ब्रेन डेड डिक्लेयर? क्योंकि इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने की एक कंडीशन है कि अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, यू हैव टू हैव अ ब्रेन डेड पेशेंट। ब्रेन डेथ डिटरमाइन करने के लिए इंडिया में एक टेस्ट फॉलो होता है विच इज नोन एज एपनोया टेस्ट। ये जो डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनके अकॉर्डिंग दिस टेस्ट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्चुअली एग्जामिन वेदर अ पर्सन इज ब्रेन डेड और नॉट, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को इस इशू में और ज्यादा जाना चाहिए, एंड प्राइमा फेशिया सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि उस डॉक्टर की बात जो है सही है, वी मस्ट एग्जामिन दिस इशू। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू अंडरस्टैंड कब हम पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं, हु कैन डिक्लेयर अ पेशेंट ब्रेन डेड, ठीक है, और इंडिया में व्हाट आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू ब्रेन डेथ एंड रिलेटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप ब्रेन का नेचुरल स्ट्रक्चर देखोगे ना, ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट जो हमें पार्ट्स जनरल साइंस लेवल पे पता होने चाहिए। वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज थिंकिंग ब्रेन। ह्यूमंस स्पेसिफिकली क्यों जाने जाते हैं? वी कैन थिंक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो सेरिब्रम ही है जो ह्यूमंस को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थिंक ओवर करने में हेल्प करता है। वी हैव सेरिबेलम। सेरिबेलम बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन यहाँ पे छोटा सा एक और पार्ट है विच इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेथ समझने के लिए। ब्रेन स्टेम ब्रेन का वो हिस्सा है विच कंट्रोल्स आवर एक्शन सच एज ब्रीदिंग, हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, आवर हार्ट बीट एक्सेट्रा। तो ये जो ब्रेन स्टेम की वर्किंग जब फिनिश होती है, ठीक है, एंड जब हमारी ब्रीदिंग एंड ये हार्ट बीट वगैरह डाउन हो जाती है, दैट इज व्हेन वी रेफर टू एज कि अब पर्सन जो है वो ब्रेन डेड हो गया है। तो ये डॉक्टर के प्ले के बारे में हमने बात कर ली। सो ब्रेन डेथ इज सेम एज कि ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई है, एंड जो हमारे नेचुरल फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, पल्सिंग, ठीक है, ये सब कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स लगाते हैं एंड जो हार्ट बीट रेट है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो फिर कुछ दिन हो, तक आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली द पर्सन इज कंसिडर्ड मेडिकली डेड। अगर आप इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग ये जो एपनोया टेस्ट है जिसको इंडिया यूज करता है टू डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड, दिस इज नॉट द प्राइमरी टेस्ट। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट की रिजल्ट के बेसिस पे आप बता दोगे कि ये पर्सन इज अ ब्रेन डेड पर्सन और नॉट। दिस इज जस्ट अ कंफर्मेटरी टेस्ट कि आप और भी टेस्ट करो और इससे सिर्फ कॉन्फर्मेशन लो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखोगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात कर लेते हैं। इंडिया में देयर इज अ हेवी नीड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बट इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रेट है वो काफी ज्यादा बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव कम है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पर मिलियन कितना होता है? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 0.77 ही डोनर्स हैं, वेरी लेस कंपेयर टू अदर कंट्रीज सच एज चाइना जहां पे 4.5 है। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस पर्टिकुलर इशू इज कि इंडिया में थोड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहता है कि अगर एक पर्सन डेड हो गया है तो उसके ऑर्गन्स को डोनेट करने पे देयर इज अ टैबू इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हम समझते हैं कि उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, सो दैट पर्सन इज एंश्योर्ड कि इसके ऑर्गन्स डोनेट ना किए जाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स सो दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ज्यादा इंक्रीज हो, ऑर्गन डोनेशन और ज्यादा इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ना एक विंडो होती है। अब इस विंडो में लेट अस से कि एक हॉस्पिटल से आपको दूसरे एरिया में जहां पे रिक्वायर्ड है ऑर्गन को लेके जाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? ग्रीन कॉरिडोर्स बनाती है। व्हाट आर ग्रीन कॉरिडोर्स? कि ट्रैफिक के कारण कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है, सो ग्रीन लाइट कॉरिडोर्स होते हैं स्पेसिफिकली मेड टू इंश्योर कि जो ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन है वो काफी स्मूथली हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है वो काफी स्मूथली हो। Who is responsible for declaring a person brain dead? तो it is certified by a 4-member medical board. इस बोर्ड में फिजिशियन होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोसर्जन होगा, ठीक है, एंड हॉस्पिटल इंचार्ज होगा। ये हो गया, ठीक है, प्लस मिनिमम
12 घंटे के गैप पे आपको चेक करना है। एक बार चेक कर लिया, अब कम से कम 12 घंटे बाद फिर से चेक करना है, एंड देन यू विल डिक्लेयर कि अ पर्सन इज ब्रेन डेड। अब अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस व्हाट एल्स कैन बी डन? एक तो हो गया कि एपनियर टेस्ट है ना, विच इज नॉट एडिक्वेट एज पर WHO। WHO के अकॉर्डिंग वी मस्ट ऑल्सो कंडक्ट EEG एंड एंजियोग्राम। आपने ना एक टर्म सुनी होगी ECG, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो कब यूज होता है? जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं ना। इलेक्ट्रो कब यूज होता है? व्हाट आर वी डूइंग इन ECG? हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैप कर रहे हैं, ग्राफ पे मैप कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो ECG हार्ट के विद रिस्पेक्ट है। सिमिलरली जो EEG है, इस पे आपकी स्कैल्प के ऊपर सर्टेन इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे, एंड देन जो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको मैप किया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज एंजियोग्राम? एंजियोग्राम में आपकी आर्टरीज या वेन्स में सर्टेन डाई डाल दी जाएगी, डाई रिलेटेड केमिकल डाल दिया जाएगा, यूजुअली आयोडीन इज यूज्ड, सो दैट आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज और ज्यादा विजिबल हो जाए। विजिबिलिटी से क्या होगा? वी विल कम टू नो कि ब्लॉकेजेस कहां पे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू WHO ये दो टेस्ट भी होने चाहिए टू डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड, ठीक है। बट इशू क्या है? दीज टेस्ट आर अवेलेबल ओनली इन सर्टन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, नॉट अवेलेबल एट दी प्राइमरी लेवल। प्लस इवन अगर आप फिजिशियंस की भी ट्रेनिंग देखोगे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की ट्रेनिंग है ना, या फिर इनकी सर्टिफिकेशन के टाइम भी प्रॉपर इनको ट्रेनिंग, दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ कि ये किसी पर्सन को कैसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करे, वो प्रोसीजर के साथ ये प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू इंटरनेट टेकडाउन्स। अच्छा, इंडिया में ना अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा बार सोशल मीडिया कंपनीज, फॉर एग्जांपल मेटा, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ठीक है, इनको बोला जाता है टू टेक डाउन ऑनलाइन कंटेंट। दिस कुड बी ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, कि कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, कंटेंट के कारण इंडिया की यूनिटी सॉवरेनिटी पे इश्यूज आ रहे हैं, कंटेंट के कारण रिलीजियस डिवाइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो देयर कुड बी सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ये कर सकती है। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे ये जो टेक ओवर की रिक्वेस्ट हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है कि ये जो टेक डाउन्स हैं, हु डिसाइड्स कि क्या इसका प्रोसीजर है, आर दी सोशल मीडिया कंपनीज लायबल और नॉट। तो इसके रिगार्डिंग ना देयर इज एन एक्ट विच इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या बोलता है? आई एम अ सोशल मीडिया यूजर, यू आर अ सोशल मीडिया यूजर, ठीक है। आप या मैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी कंटेंट डालते हैं, कुछ भी पोस्ट डालते हैं, कुछ भी फोटोग्राफ शेयर करते हैं। नाउ सोशल मीडिया कंपनी जो है वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट दैट वी आर पोस्टिंग ऑन इट, ठीक है। बिकॉज इट इज जस्ट एन इंटरमीडियरी, तो सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, कोई लायबिलिटी नहीं बनती है टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। इस प्रोविजन को, जिससे हम सोशल मीडिया कंपनीज को फ्री करते हैं फ्रॉम दिस लायबिलिटी, इज नोन एज सेफ हार्बर प्रोविजन। तो आपको अगर वैसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए ना कि सेफ हार्बर प्रोविजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जब हम सेफ हार्बर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट टेक डाउन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया कंपनीज, डिजिटल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, हमने कुछ साल पहले इस IT एक्ट को अमेंड किया था। एज पर द अमेंडमेंट देयर इज ओनली अ 3 आवर डेडलाइन जो सोशल मीडिया कंपनीज को दी जाती है। अगर 3 आवर्स में वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को नहीं फॉलो करते, देन ये जो सेफ हार्बर प्रोविजन है इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू देम, ठीक है। देन दे बिकम लायबल फॉर द कंटेंट विच इज पोस्टेड ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी न्यूज है। अब सी, ये सेफ हार्बर प्रोविजन दिया क्यों गया है? सो दैट अगर सोशल मीडिया कंपनी खुद से ही सेंसरशिप करने लग पड़े, तो सबसे पहले क्या थ्रेटन होगा? राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। राइट टू फ्री स्पीच इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी थ्रेटन होगी। सिमिलरली नॉट जस्ट राइट टू फ्री स्पीच, आजकल तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी क्रिएटर लेड इकोनॉमी है ना, क्रिएटर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, तो उस पर भी नुकसान आएगा, ठीक है।
सो इन सब पे नुकसान ना आए, इसीलिए वी इंश्योर कि एटलीस्ट सोशल मीडिया की तरफ से कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. दे आर नॉट लायबल, इनको लायबिलिटी से फ्री किया गया. बट यूजुअली ये जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक डाउन की रिक्वेस्ट डाली जाती है, दिस इज यूजुअली टू कर्ब डिसेंट फ्रॉम ऑपोजिशन, टू कर्ब डिसेंट फ्रॉम मीडिया. ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट का एक अलग से पोर्टल है विच इज नोन एज सहयोग पोर्टल. इसमें फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर्स कैन टेक रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड सोशल मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज डुअल यूज टेक्नोलॉजी. डुअल यूज टेक्नोलॉजी इन जनरल भी न्यूज में है. वाई? आपको पता होगा एआई थोड़े दिन पहले न्यूज में था विद रिगार्ड टू माइथोस. तब भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी न्यूज में था ना. तो आपको यू कैन एक्सपेक्ट अ जनरल क्वेश्चन इन मेंस विद रिगार्ड टू डुअल यूज टेक्नोलॉजीज. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अगर आप देखेंगे बिटवीन एनी टू कंट्रीज, हमारे जो लड़ाई के फ्रंटियर है, वॉर के फ्रंटियर है, या तो वो क्या होगा, लैंड होगा, है ना, या फिर आपका एयर होगा, या वाटर होगा, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी. इनके अलावा अ फोर्थ फ्रंटियर इज इमर्जिंग विच इज स्पेस. इसमें आप एक और फ्रंटियर लेके आ सकते हो, साइबर वॉर, साइबर स्पेस. ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस. अब वही जैसे हमने जिस टॉपिक पे आज की डिस्कशन स्टार्ट की थी वो था कोल्ड वॉर, है ना. जब दो वॉर्स आपके खत्म हो गए थे, दो वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गए थे, उसके बाद यूएस और यूएसएसआर में स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर में इन दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स को पाइल अप करना स्टार्ट किया, प्लस स्पेस वॉर भी स्टार्ट कर दिया. इसी कॉन्टेक्स्ट में 1967 में एक ट्रीटी आई विच इज नोन एज आउटर स्पेस ट्रीटी. इस आउटर स्पेस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एनी सैटेलाइट विच इज सेंट टू स्पेस, वो या तो सिविलियन होगी या मिलिट्री होगी. ठीक है, उसका ऐसा नहीं हो सकता कि सिविलियन वाली सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस सर्व कर रही है या मिलिट्री वाली सैटेलाइट सिविलियन पर्पस सर्व कर रही है. नहीं, देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंक्रीजिंगली देखा गया है सो एज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, व्हाट वी आर डूइंग इज काफी ऐसी सिविलियन सैटेलाइट्स हैं जिनके जो जीपीएस सिस्टम्स हैं दे आर ऑल्सो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये स्पाइंग का काम भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रैक भी कर रहे हैं. ठीक है, ड्रोन्स को ट्रैक भी कर रहे हैं. तो दे आर ऑल्सो सर्विंग अ मिलिट्री पर्पस. ये जो सिविलियन मिलिट्री वाला डिवाइड था वो ब्लर होता जा रहा है. Therefore, we are saying कि ये जो डुअल यूज सैटेलाइट्स है ये स्पेस वॉर्स के लिए और ज्यादा खतरनाक हो गई है. इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल द हिंदू में आया था. ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, सी अगर आप ट्रेडिशनल थिएटर्स ऑफ वॉर देखोगे, या तो एयरफोर्स है, आर्मी है या नेवी है, इसमें क्या है, डायरेक्ट फिजिकल अटैक्स है. एज फार एज ई वॉरफेयर इज कंसर्न या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज कंसर्न, हमें डायरेक्टली मारने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है ना, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम कर सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग खराब कर सकते हैं. सिमिलरली जीपीएस है, जीपीएस में ना देयर आर सर्टेन साइबर अटैक्स विच इज नोन एज स्पूफिंग. आपका साइबर वाला टॉपिक भी सिक्योरिटी GS3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आप जीपीएस पे ये स्पूफिंग अटैक करोगे विच मीन्स कि आपने उसको एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी. जीपीएस का काम क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मॉनिटर करना, है ना, कि कहां पे पोजीशनिंग. हम भी फोन पे जीपीएस यूज करते हैं. अब अगर फोन पे साइबर अटैक हो जाए, आपको जहां जाना आप नहीं जा पाओगे. सिमिलरली अगर सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पूफिंग का अटैक हो जाए तो सैटेलाइट विल आल्सो नॉट नो दिस. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड स्पूफिंग. ठीक है, अब व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू इट. नेचुरली जब हमने दो वर्ल्ड वॉर्स खत्म हुई तब विच वॉज द मेन बॉडी डेट केम अप, यूनाइटेड नेशंस. यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ फोर्स क्या है, कि दो कंट्रीज के बीच में कब बोलेंगे कि यूज ऑफ फोर्स हो रहा है, अंडर दिस डेफिनेशन साइबर ऑपरेशंस कवर्ड नहीं है. बट काफी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्या बोला है, इवन इफ कोई फिजिकल अटैक ना हो, अगर हमारी फंक्शनैलिटी खराब हो रही है, अगर हमारी सैटेलाइट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सैटेलाइट्स,
अगर ना आप देखोगे, हम स्लोली हमारे व्हीकल्स हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज। हम अगर ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं, पावर, जो हमारी पावर जहां से आती है, अगर हम पावर ग्रिड्स की बात करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट ग्रिड्स, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारी तो सारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी, हमारा स्पेस, डिफेंस, इवन हेल्थ सिस्टम्स, हॉस्पिटल सिस्टम्स, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर इसको हम सारे को बोलते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कहां से कर रहे हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो कहां से यूज हो रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या अगर ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है कल को अगर नहीं फंक्शन करता, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ वॉर? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट, नाउ व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज, इंडिया में एक बॉडी है विच इज नोन एज सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ये प्राइम बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में साइबर ऑपरेशंस को लेके। इसके अकॉर्डिंग जब भी आप कोई साइबर स्पेस सिस्टम बना रहे हो, तो सैटेलाइट की पूरी लाइफ साइकिल में हर स्टेज पे मेक श्योर कि आप उसको सिक्योर रख रहे हो, यू आर मेकिंग इट सिक्योर बाय डिजाइन, ताकि वो हैक प्रूफ हो, ठीक है, उसमें आपकी स्पूफिंग ना हो, उसमें जैमिंग ना हो सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इज नॉट टेकन अ मेजर ऑफ इट फॉर इट, बट एनफोर्समेंट गैप्स काफी हैं। प्लस अभी भी फिर लुक एट, हम बहुत तेज स्पेस में एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी भी देयर इज अ स्पेस रेस लगी रहती है, हु विल गो टू मार्स फर्स्ट, है ना, हु विल डेवलप द नेक्स्ट स्पेस स्टेशन, हु विल गो टू मून फर्स्ट, ये सब चलते रहते हैं। तो क्विक एक्सपेंशन है स्पेस में, इसके कारण भी एनफोर्समेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है। देयरफॉर ये जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत बड़ा प्रोमिनेंट थ्रेट उभर के आ रही है। व्हाई? बिकॉज कल को अगर इक्विपमेंट फंक्शन नहीं होंगे तो क्या इसको भी वॉर माना जाएगा, ठीक है। अगर आज भी अगर आप देखोगे, वी टॉक अबाउट साइबर वॉरफेयर, है ना। साइबर वॉरफेयर क्या है कि एक कंट्री ने लेटर से दूसरी कंट्री के साइबर सिस्टम्स को ऑपरेट होने से रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कुछ साल पहले G20 समिट हुई थी, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया, कि इंडिया G20 का होस्ट बना हुआ है। तो अब जब G20 की समिट हो रही थी, इसकी काफी मीटिंग्स ऑनलाइन भी थी, तो G20 की जो वेबसाइट थी वो समिट के दौरान ही पता नहीं कितनी बार हैक हो गई। तो ये सारी जो थ्रेट्स हैं जो ऑफ लेट आ रहे हैं, जो कि हमारे GS3 में सिक्योरिटी का पार्ट है, आर दे टू बी कंसिडर्ड एज वॉर इन द नियर फ्यूचर टर्म, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं डायबिटीज पे, ठीक है। सो इंडिया में अगर आप देखोगे ना, हमारी जो डिसीज प्रोफाइल है, द टाइप ऑफ डिसीजेस विच आर राइजिंग इन इंडिया, उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। दिस कुड इंक्लूड हाइपरटेंशन, दिस कुड इंक्लूड डायबिटीज। वन ऑफ द रीजंस फॉर इट इज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो चुका है, हमारी फिजिकल मूवमेंट काफी ज्यादा कम है। इसीलिए गवर्नमेंट कम्स अप विद प्रोग्राम्स लाइक खेलो इंडिया, ईट राइट मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ती जा रही है। प्लस हमारा डाइटरी इनटेक भी चेंज हो गया, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर फैट्स, मोर शुगर, मोर सॉल्ट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट हैज कम अप विद सर्टेन गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू चाइल्डहुड डायबिटीज। अब डिसीजेस भी साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। सी डायबिटीज ना आपकी दो तरह की होती है, एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2 डायबिटीज। जब भी आप कोई खाना खाते हो, व्हेनेवर वी कंज्यूम फूड, तो फूड डायरेक्टली एज सच हमारी बॉडी में यूज नहीं होता है एनर्जी के लिए, दैट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो पावर होते हैं। अब एक तो आपने इमीडिएटली खाना खाया ना, तो इमीडिएटली क्या होगा, ग्लूकोज की स्पाइक आएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। सो एज टू इंश्योर कि जो आपने खाना खाया है उससे जो ग्लूकोज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे एंड प्रॉपरली यूज हो, हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज नोन एज इंसुलिन। इंसुलिन का काम है टू कीप अ चेक ऑन हाउ दिस ग्लूकोज इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी।
जो टाइप 1 डायबिटीज है, विच इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज, क्योंकि ये अक्सर छोटी एज में हो जाती है, इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस होता। इसीलिए अगर आप देखोगे देयर आर मेनी पीपल हु हैव टू टेक डेली इंसुलिन शॉट्स, उनको डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, एंड दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो टाइप 2 डायबिटीज है, दिस इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसीज। ये अक्सर एल्डरली पीपल में होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, आपकी डाइट कैसी है, उन चीजों पे डिपेंड करती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, बट आवर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस इंसुलिन, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, प्लस आवर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस इंसुलिन। ठीक है, तो यहां से भी ग्लूकोज की स्पाइक हो जाएगी। तो ये आपका ओबेसिटी हो गया। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, उसके बेस पे टाइप 2 डायबिटीज होता है, प्लस दिस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, दिस इज अगेन द सेम थिंग। 90% ऑफ डायबिटीज के केसेस टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, नाउ एक छोटा सा आपका एक न्यूज आइटम था, अगेन हिंदू में था, मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि क्या है? दुनिया की पहली ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट। ये एक प्राइवेट कंपनी, बैंगलोर बेस्ड कंपनी ने बनाई है। इट इज अ स्टार्टअप। व्हाट इज ऑप्टो एसएआर? ऑप्टो क्या है? ऑप्टिक्स है ना, देखना, अर्थ को ऑब्जर्व करना। सो दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दूसरा एसएआर क्या है? एसएआर स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। इट स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये ऐसा रडार सिस्टम है जो डे एंड नाइट फंक्शन करेगा। इवन अगर क्लाउड कवर भी है तब भी अर्थ की ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मिशन दृष्टि, अगर आप नाम भी देखोगे मिशन दृष्टि, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व अर्थ। ठीक है, तो इट इज अ ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट। दुनिया की पहली ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट है, डेवलप्ड बाय अ बेंगलुरु लेड स्टार्टअप। देन कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ किया था इंश्योरेंस में। सो उसके रूल्स नोटिफाई किए हैं। इन दैट कंटेक्स्ट हम समझ लेते हैं व्हाट विल बी दी फायदे एंड नुकसान ऑफ दिस, व्हाट विल बी दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। ठीक है, सो द एक्ट इज नोन एज सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। 100% एफडीआई अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, हाउ विल इट हेल्प? सी इंडिया में ना अगर आप देखोगे 2 लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है। FII, FDI. FII is foreign institutional investment, FDI is foreign direct investment. जब हम बात करते हैं कि किसी XYZ फॉरेन कंपनी ने इंडिया में अपना प्लांट सेटअप किया है, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि टेस्ला ने इंडिया में प्लांट सेटअप किया है, दैट इज नोन एज FDI. इसमें अक्सर ओनरशिप 10% से ज्यादा होगी। जब हम बात करते हैं कि किसी XYZ फॉरेन कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी के स्टॉक्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सी है? FDI. तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर कि FDI इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आए। अगर कोई कंपनी आके इंडिया में प्लांट लगाती है तो वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना, उस रीजन की डेवलपमेंट भी होगी। तो FDI इज मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो FII है ये तो बहुत वोलेटाइल है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा रुपी कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि यूएस के बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कैसा रखा हुआ है, ये आती जाती रहती है। ठीक है, नाउ वी हैव इंश्योर्ड कि गवर्नमेंट इंडिया में 100% इंश्योरेंस में FDI अलाउ कर दिया, जिससे क्या होगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में आएंगी, अच्छे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस की इंडिया में पेनिट्रेशन बढ़ेगी। इंडिया में अगर आप देखोगे अभी तो बैंकिंग को लेके तो वी हैड जनधन योजना, है ना, इससे पहले बैंकिंग की पेनिट्रेशन भी बहुत कम थी, बट जब से जनधन योजना आया है तब से पीपल आर मोर अवेयर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बट अब बैंकिंग में भी इंश्योरेंस को लेके अभी भी पेनिट्रेशन कम है। व्हाट इज पेनिट्रेशन?
जब भी आप इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस विच इज नोन एज प्रीमियम। तो कितना प्रीमियम पेड है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यहां से डिटरमाइन होता है उस कंट्री की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी है। इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 3.7% एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट। तो जो ये वाला स्टेप है एफडीआई इंक्रीज करने का, इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्लस इस न्यूज में एक और चीज थी विच इज नोन एज री इंश्योरेंस। मान लो आपने किसी कंपनी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। अब आपने उसमें उसका प्रीमियम देना है टाइम टू टाइम। अब जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा है, वो कंपनी का ऐसा मानना है कि मैं अकेला रिस्क नहीं लूंगा, मैं किसी और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ ना कुछ रिस्क की शेयरिंग कर लूंगा। दिस इज नोन एज री इंश्योरेंस, शेयरिंग ऑफ रिस्क, या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर कर रही है, ठीक है। तो इसका जो फंड रिक्वायरमेंट है वो भी एज पर दिस एक्ट कम कर दी गई है फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक, जब तक हम एम कर रहे हैं कि इंडिया हैज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, तब तक इंश्योरेंस फॉर ऑल अवेलेबल हो। बट जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी जो जेस्टेशन पीरियड है, व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? फॉर एग्जांपल आपने ना ये टर्म रोड्स में, ट्रैफिक में बहुत सुनी हो, रोड्स में एंड इवन जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, कि इनको बनाने में, ऑपरेशनल होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। दिस इज द जेस्टेशन पीरियड। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस के प्रोडक्ट देखोगे, इनको डेवलप करने में, फॉर एग्जांपल आपके पेंशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनका भी जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है। अगर इंडिया में 100% एफडीआई आएगी, एज अ रिजल्ट जो हमारी रुपी की स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अगर एफआईआई के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आती। चाइना एंड ब्राजील ऑलरेडी हैव 100% एफडीआई। व्हाट आर द इश्यूज? हम ना दो बातें करते हैं यहां पे। एक है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग का ना आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि देयर इज अ मॉल, है ना। हम क्या करते हैं, पहले हम किराना शॉप से बाय करते थे हमारा डेली का जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ग्रोसरी की। नाउ वी हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स मॉल्स। मॉल्स में अक्सर क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स अवेलेबल, ठीक है, कि दिस इज फ्री विद दिस और दे आर एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट्स। ये जो डिस्काउंटेड रेट्स पे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है, दिस इज नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग। अक्सर कंपनी के पास अपने फंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो दे आर एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ दिस प्रेडेटरी प्राइसिंग। बट अक्सर आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये पॉलिसीज रिवर्स कर दी जाती है। सिमिलरली टेलीकॉम में भी होता है, ठीक है। तो अब अगर आप 100% एफडीआई अलाउ करोगे, तो द कंपनीज विच हैव डीपर पॉकेट्स, जो बाहर की बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, दे विल मूव टुवर्ड्स प्रेडेटरी प्राइसिंग। एज अ रिजल्ट जो हमारी लोकल कंपनीज है उनको थ्रेट हो सकता है, ठीक है। प्लस इंश्योरेंस अभी भी अर्बन रूरल के में अगर आप देखोगे, इट इज मोर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, बैंकिंग की, फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट थिंग इज एफडीआई की रीपैट्रिएशन। एफडीआई जब कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं, रादर देन कि वो उसको इंडिया में ही लगाए, दे रीपैट्रिएट टू देयर होम कंट्री। तो ये भी एक इशू है, ठीक है। लास्ट इशू क्या है, अगर आप इंश्योरेंस में देखोगे ना, आपने सुना होगा, अब इंश्योरेंस तो गाड़ियों का भी होता है, घर का भी होता है, ठीक है, होम इंश्योरेंस भी है, देन यू ऑल्सो हैव व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब आता है जनरल इंश्योरेंस में। एंड देन देयर इज लाइफ इंश्योरेंस। लेट अस से कि आपकी डेथ हो गई है ना, तो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को क्लब करके अगर ये प्रेजेंट करती एक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट लाइसेंसिंग, जो कि इस एक्ट में नहीं हुआ। तो इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर ये हो पाता तो हम प्रोडक्ट्स को बेटर पेनिट्रेट कर पाते हैं पब्लिक में, ठीक है। आगे चलते हैं। सो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस का। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इकोसाइड। जो साइड वर्ड है, आपने सुना होगा,
फीमेल फीटिसाइड, साइड यानी कि मारना, है ना, एंड इको एनवायरमेंट के लिए टर्म यूज होता है। दिस टाइम, अगर आप इस टाइम पे देखोगे, देयर आर अ लॉट ऑफ वॉर्स विच आर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया, चाहे वो इजराइल पैलेस्तीन के बीच में हो, चाहे वो इजराइल लेबनान के बीच में हो, यूएस ईरान के बीच में हो। इन सब वॉर्स में काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोकल वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं, ठीक है, इंटेंशनली एग्रीकल्चर फील्ड्स पोल्यूट हो जाती हैं। ये जो एनवायरमेंट का इंटेंशनल नुकसान है, दिस इज नोन एज इकोसाइड। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप प्रोविजन समझोगे, है ना, कि कोई तो बॉडी होनी चाहिए जो कि बोले कि इकोसाइड गलत है, तो इंटरनेशनल लेवल पे दो कोर्ट्स काम करते हैं। एक तो कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, विच इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम है कि दो स्टेट्स के बीच में अगर झगड़ा है, तब द इशू गोज टू आईसीजे। Similarly, we have International Criminal Court. International Criminal Court individuals को लेके अगर इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल जेनोसाइड का इशू है कि लेट अस से कि किसी XYZ कम्युनिटी को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी एथनिसिटी कैसी है खत्म करने की कोशिश की गई है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्राइम है, ये सब आपका आईसीसी में जाता है, ठीक है। तो अब भी देयर आर वेरियस ग्रुप्स जो कि इस इशू को कि ये एक वॉर क्राइम है, इसको आईसीसी के पास लेके गए हैं, ठीक है। ये जो आईसीसी है, इसको एक गवर्न करता है स्टैट्यूट, यानी कि एक लॉ विच इज नोन एज रोम स्टैट्यूट। तो अभी जिन कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रोम स्टैट्यूट को पार्टी नहीं है, ठीक है, दे हैव नॉट साइंड दिस रोम स्टैट्यूट, तो एक ये वाला इशू है। प्लस कंप्लायंस का इशू है कि इवन अगर लॉ में वॉर क्राइम की प्रोविजन है भी, तब भी प्रॉपरली कंप्लाई नहीं होता, एंड अभी भी काफी ऐसी एनवायरमेंटल बॉडीज हैं, एनवायरमेंटल आपके पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, जो कि खराब कर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और बात है, कोल्ड वॉर के दौरान ही यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर हुआ एक बड़ी छोटी कंट्री के साथ, जिसका नाम था वियतनाम। ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है। अब इस कंट्री में यूएस ने एक हर्बिसाइड यूज किया, यानी कि हर्ब्स को मारने वाला केमिकल यूज किया, विच इज नोन एज एजेंट ऑरेंज। इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ वियतनाम पे, ठीक है, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन थे उनमें डेवलपमेंट डेफिसिट्स आए, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आई उनमें। तो जब ये एजेंट ऑरेंज यूज हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में ये इकोसाइड टर्म पहली बार यूज की गई थी। इनफैक्ट वियतनाम इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इकोसाइड को मेंशन भी किया है, ठीक है। और अगर इस वॉर की बात करें तो एक्चुअली ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। वियतनाम ने इस वॉर में यूएस को हरा भी दिया था। कैसे हराया था? एक ना टर्म यूज होती है गुएरिला वॉरफेयर, कि फटाफट हिट करो फिर छुप जाओ। वियतनाम में जंगल्स काफी सारे हैं, तो गुएरिला वॉरफेयर करना पॉसिबल था, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, ये समझ लेते हैं। सो ये हमारा अफ्रीका है, ये यूरोप है, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है? अटलांटिक ओशन। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ओशन करंट्स के बारे में। अब अगर आप देखोगे द ओशन करंट्स का पानी क्या है, इज इट अ वार्मर ओशन करंट और इज इट अ कोल्डर ओशन करंट, ये डिपेंड काफी फैक्टर्स पे करता है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि लैटिट्यूड देखो। फॉर एग्जांपल, लगभग अगर आप अफ्रीका के नॉर्थ में देखोगे, यहां से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका के मिड से देखोगे पास होता है इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच की जगह है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है, या ट्रॉपिक एरियाज, नॉर्थ में भी साउथ में भी। ये वाले एरियाज वार्मर एरियाज हैं, यहाँ पे सन की सनलाइट ज्यादा पहुंचती है। एज अ रिजल्ट इन एरियाज का जो पानी है ओशन का, वो नेचुरली वार्मर पानी होगा, एंड वार्म वाटर जब भी होगा वो क्या करेगा? राइज करेगा, प्लस राइज होके स्प्रेड करेगा,
इट इज लाइटर, ठीक है। जैसे वार्म एयर है वो भी राइज करती है, सिमिलरली वार्म एयर भी स्प्रेड करेगी, वार्म वाटर भी स्प्रेड करेगा। यहां से स्प्रेड होके ये चला जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में यहाँ पे हमारे पास ग्रीनलैंड है। अब वहां पे कोल्डर वाटर था, वो सिंक हो जाएगा, कोल्ड वाटर भारी होता है, तो एक ना एक सर्कल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन के होने से हमारी जो डिफरेंट वाटर बॉडीज है उनमें एक हीट बैलेंस बना रहता है। इसका एक और फायदा है, जब आपके वार्मर एरिया से ठंडे एरिया में गर्म पानी जाता है तो जो ठंडे एरिया के पोर्ट्स हैं वो भी थ्रू आउट द ईयर फंक्शनल रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, यहां पे है आर्टिक, अ ह्यूज मास ऑफ आइस। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्टिक की मेल्टिंग हो रही है, आर्टिक के आइस की मेल्टिंग हो रही है। अब आर्टिक की आइस की जब मेल्टिंग होगी तो क्या होगा, फ्रेश वाटर का इन्फ्यूजन होगा, है ना। तो इस ओशन में, अटलांटिक ओशन में काफी ज्यादा फ्रेश वाटर आ जाएगा, प्लस कोल्ड वाटर आएगा, ड्यू टू विच ये जो सारी सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कारण इंडिया के मॉनसून पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर दिस इशू वाज इन न्यूज, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं मैप रिलेटेड। सो कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुई है, विद रिस्पेक्ट टू इट लिपू लेक पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर इज लिपू लेक पास? अगर ये हमारे पास नेपाल है, हियर वी हैव चाइना, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे है लिपू लेक पास ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, प्लस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वाज इन न्यूज। सो ये जो ला वर्ड है ना, अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे ये पासेस के पीछे यूज होता है। फॉर एग्जांपल नथुला, नथुला एक पास है जो कि सिक्किम में है। सो ये हो गया आज का न्यूज आइटम्स, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी फीडबैक डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर इफ यू वांट कि सर्टेन डायरेक्शन, कुछ किस तरह से टॉपिक्स कवर करने हैं, डू यू वांट कि हम ज्यादा एडिटोरियल्स पे फोकस करें, है ना, या फिर यू वांट कि हम ज्यादा प्रीलिम्स फोकस करें, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।